प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस ने कहा कि अगर सारे मुल्क रख रहे हैं तो ईरान मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने जुलूस में जो जनाजे का जुलूस था उससे पूछा लोगों से कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं खामनेई साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नफरत इजराइल और अमेरिका से करते हैं। ईरान को लगता है कि वन टाइम जितनी हमने बीटिंग ले ली है, 20,000 टारगेट तबाह करवा लिए, हजारों लोग शहीद हो गए, तो अब वन टाइम कुर्बानी दे दें कि आने वाले 10-20 सालों तक अमेरिका को ये सबक हासिल किया जाए। ये हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अमर में कि पाकिस्तानी परचमबरदार जहाजों को खतरा, कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत आती जा रही है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, जिस तरीके से हमलों में शिद्दत आ रही है, ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब की स्टेटमेंट कि अगर ईरान ने अब आपने हॉर्मुज़ में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसके जवाब में ईरान का एक पुल या बिजली घर को तबाह करेगा। तो ये तो कशीदगी में मजीद इजाफे वाली बात है। चाहे इसके कि ट्रंप इससे पहले भी पिछले 4 महीनों में कई ऐसी स्टेटमेंट, तहजीब मिटाने की, ये तमाम चीज़ें कर चुके हैं। 48 घंटों में जहन्नुम वासिल हो जाएंगे, ये तमाम स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मरले पर यह जंग महदूद होगी या मजबूरी में मामला आगे बढ़ता जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने इनवाइट किया है। देखिए, दोनों तरफ पहले जंग में उन्होंने साबित किया कि इंडिविजुअली वो जीते हैं, ईरान ने अपनी तरफ से, इजराइल अमेरिका ने अपनी तरफ से। जब अमन हो गया तो फिर दोनों ने कोशिश की ये बताने की कि ये अमन मायदा ईरान कहता है मेरे हक में है और अमेरिका कहता है, लेकिन असल तो पता लगना था उसकी मैनिफेस्टेशन जो MOU को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए या कैसे करेंगे दोनों ममालिक। वहां पर कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं क्विकली अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। वहां बुनियादी तौर पर जो ही सीज फायर हुआ तो एक तो नेतन्याहू ने बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर डाला कि ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है और आगे आने वाला वक्त तो डिफीटेड किस्म का एग्रीमेंट होगा, नंबर 1। ज़ायनिस्ट लॉबी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना शुरू कर दिया। फौज का बड़ा प्रेशर था कि इतने $1 बिलियन खर्चे किया, ईरान तो उसी तरह थ्राइव कर रहा है, वाइब्रेंट भी है, न्यूक्लियर भी नहीं हुआ, फुट ऑन ग्राउंड भी नहीं हुआ, प्रोग्राम मिसाइल भी उसी तरह चल रहा है, रिजीम चेंज भी नहीं हुई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हुआ कि मैं लेगेसी क्या छोड़ के जा रहा हूँ, आगे इलेक्शन भी बड़े खतरनाक हो जाएंगे उनके लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको जिसको कहते हैं ना, आउट स्मार्ट सारी कैसे करूं मैं इसको। एक पॉइंट और ऐड कर ले इसमें, खामनाई साहब की तदफीन के मराहिल भी देख लें, शामिल कर लें 7 दिन के। जी, मैं आखिर में उसी से लिंक करूंगा जी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन ने सोचा, नंबर 1, उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम 36 बिलियन देंगे रिकंस्ट्रक्शन, फिर कहा 24 देंगे, फिर कहा 12 देंगे, फिर कहा हमने तो वादा ही नहीं किया। ये पहला पॉइंट ज़हन में रखिए। नंबर 2, उन्होंने किया कि ओमान को कन्विंस किया कि वो किसी तरीके से जो अलोंग द कोस्ट ओमानी साइड है, सदर्न साइड है, वहां से शिपमेंट को गुजारे। वो गुजारने की अटेम्प्ट हुई तो कतर और सऊदी अरब के शिप पर हमला कर दिया ईरान ने, क्योंकि ईरान समझता था कि अगर ये ओमान की साइड जो है वो खुल गई तो फिर तो मेरा लीवरेज ही खत्म हो जाएगा बारगेन का। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो एक ही गिनता है ओमान। नंबर 2, ये एक एलिमेंट थी जो अमेरिका ने कोशिश की डिफ्लेट करने का, जो ईरानियन प्रेशर था। नंबर 3, आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस ने कहा कि अगर सारे मुल्क रख रहे हैं तो ईरान मिसाइल क्यों नहीं रख सकता, तो हम समझते हैं हम उसको कैसे रोकें। तो ये एक और एलिमेंट ईरान को पॉजिटिव लगा, लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कह दिया कि हम किसी सूरत इनको मिसाइल एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं जाने देंगे। अब मुझे लगता है कि ईरान पर यह आया, रिवील हुआ कि ये तो हमें एक और दफा JCPOA की तरह हम एक और दफा आउटस्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज हुआ। अब ये रियलाइज हुआ ही था तो आप जिस तरह कह रहे थे कि आयतुल्ला खामनेई का जो जनाजा हुआ, जब वो जनाजा हुआ तो जिस तरह की रिस्पॉन्स था, एक और ज्यादा ऑब्लिगेशन हो गई ईरानी लीडरशिप पर और खास तौर पर मुश्तबा खामनेई साहब की तरफ। उनको तो एक विरासत में भी मिली है, ठीक है, उन्होंने 3 दहाइयों से वालिद साहब के साथ काम किया, RGC के भी क्लोज मेंबर रहे, लेकिन कुर्बानी भी दी अपनी फैमिली की पूरी। लेकिन यहाँ पे उनको एक एलिमेंट ऑफ सक्सेशन नजर आता है। अब उनको ये पता है कि ये जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आए हैं, ये अमेरिका के नफरत में आए हैं और मेरे वालिद की मोहब्बत में निस्बतन कम आए हैं। कई जर्नलिस्ट इंटरनेशनल जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने जुलूस में जो जनाजे का जुलूस था उससे पूछा लोगों से कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं खामनेई साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नफरत इजराइल और अमेरिका से करते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे। तो एक ये जो हमला अमेरिका ने किया ना, ये हुकूमत पर हमला कन्वर्ट हो गया इनटू ईरानियन सिविलाइजेशन अटैक। तो लोग इकट्ठे हो गए। अब ऐड करें वो रिवेंज एलिमेंट, वो एंगर और बदला लेने वाला एलिमेंट, तो वो भी आयतुल्ला ये जो मुश्तबा खामनेई है उन पर लाजिम हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स डायनामिक्स प्ले कर रहे हैं कि ईरान को लगता है
कि वन टाइम जितनी हमने बीटिंग ले ली है, 20,000 टारगेट्स तबाह करवा लिए, हजारों लोग शहीद हो गए, तो अब वन टाइम कुर्बानी दे दें। मैं इसको कह रहा हूँ कि लॉन मोइंग तरह हर दफा एक मशीन ट्रिमर घास काटने वाली अमेरिका लाए, वो घास ट्रिम करके वापस चला जाए। तो अब वो चाहते हैं कि जो करना है वन टाइम करें, क्योंकि आने वाले 10-20 सालों तक अमेरिका को ये सबक हासिल किया जाए। और बिल्कुल आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं, ईरान अब ये चाहता है कि दोनों इलेक्शन इसी ट्रांजिशन में गुजारे जाएं, नेतन्याहू का 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद अक्टूबर वाला, और नवंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप का, ताकि दोनों की लीडरशिप को पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। और व्हाट अबाउट पाकिस्तान पोजीशन, स्पेशली ये हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अमर में जो जहाज रानी के खिलाफ धमकियां आई हैं, पाकिस्तान उसकी मजम्मत भी की और साथ साथ वाजे भी किया है कि पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा, कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। ये जो बाबुल मंदब के करीब तनाज़ा बढ़ रहा है, क्या ये भी खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ा सकता है? जी, वही ईरान तो लेडर ऑफ एस्केलेशन करना चाह रहा है ना, जैसे मैंने अर्ज किया। आमतौर पर जब इस तरह की एस्केलेशन हूथीज करेंगे तो वो ईरान की तरह नहीं कर सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ईरान ने तकरीबन अलोंग द कोस्ट, तमाम जितनी कोस्ट है उसकी, जो सदर्न कोस्ट है, वहां पर उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स और उसके लॉन्चर तो सब वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो आपने नोट किया, अमेरिका तमाम बमबारी उसी कोस्ट, अलोंग द कोस्ट कर रहा है, ताकि जो ईरान की कैपेसिटी टू ब्लॉक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खत्म की जा सके। हूथीज के पास इतनी नहीं है कैपेसिटी, लेकिन हाँ, ये एक एलिमेंट जरूर है कि हूथीज जो हैं वो एक डिटरेंस क्रिएट करके खौफ पैदा करेंगे शिपिंग लाइन से। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो शिपिंग लाइन के ओनर होते हैं वो डर जाएंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी करनी है वो बैक ऑफ कर जाएंगे, वो इंश्योरेंस नहीं करेंगी, जो क्रू होता है जो शिप्स का वो बैक ऑफ कर जाता है कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी टाइमली इन्होंने, पाकिस्तान ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए। लेकिन अगर हम यही माने तो फिर मेरा ख्याल है ईरान को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान और सऊदी अरब को ना इंगेज करे, क्योंकि पाकिस्तान पर ना सिर्फ अपने लिए ऑब्लिगेटरी है बल्कि सऊदी अरब का दफा भी ऑब्लिगेटरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ईरान उस तक शायद एस्केलेट नहीं करेगा। जो ईरानियन जो इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ थे, मुझे लगता है क्लैरिटी से बता दिया गया होगा। तफसील से तजिया दे रहे थे एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया।